नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही जानी मानी कवयित्री कमला दास की एक बेहद पावरफुल कविता के बारे में, मेरी माँ 66 की। इस कविता की गहराइयों में उतरकर हम इंसानी रिश्तों और उन भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिस पर हम सबने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। उम्र बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना? पर हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो हमसे असल में चाहते क्या हैं? क्या उम्मीदें रखते हैं? यही सवाल हमें इस कविता के बिल्कुल कोर तक ले जाएगा। कविता की बात करने से पहले थोड़ा सा कवयित्री कमला दास के बारे में जान लेते हैं। केरल के मालाबार में जन्मी कमला दास भारत की सबसे बड़ी कवयित्रियों में से एक थीं। उनकी खासियत ये थी कि वो इंसानी रिश्तों की छोटी छोटी बारीक बातों को, उनकी उलझनों को अपनी कविताओं में बड़ी आसानी से उतार देती थीं। और ये कविता मेरी माँ 66 की इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। तो चलिए अब सीधे कविता के उस सीन में चलते हैं। सोचिए, कवयित्री अपनी पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए गाड़ी चला रही हैं और उनकी माँ उनके बगल वाली सीट पर बैठी हैं। ऊपर से देखने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी कार ड्राइव है ना? लेकिन बहुत जल्द ये सफर एक गहरे, एक बेचैन कर देने वाले एहसास में बदलने वाला है। तो गाड़ी चल रही है और कवयित्री का ध्यान अपनी माँ पर जाता है। वो क्या देखती हैं कि उनकी माँ ऊँघ रही हैं। उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं वल्नरेबल मोमेंट है, एक ऐसा पल जो किसी को भी इमोशनल कर दे। और बस यहीं से कवयित्री के मन में ख्यालों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर उनकी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर टिक जाती है और वो देखती हैं कि चेहरा बिल्कुल राख जैसा, बेजान और पीला पड़ा हुआ है। ये देखकर वो एकदम से चौंक जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं। ये सिर्फ सफ़र की थकान नहीं थी, नहीं, ये तो उम्र बढ़ने का एक बहुत ही साफ और कड़वा संकेत था। और फिर कवयित्री एक ऐसी तुलना करती हैं जो सुनने वाले को हिलाकर रख दे। वो अपनी माँ के उस बेजान चेहरे की तुलना एक लाश से करती हैं। सोचिए जरा, यही वो पल है, यही वो मोमेंट है जब वो अपनी माँ की मॉर्टैलिटी, उनके ढलते जीवन के उस कड़वे सच का सामना करती हैं, शायद पहली बार इतनी शिद्दत से। तो असल में जो दर्द है वो यही है, ये अचानक से हुआ रियलाइजेशन कि उनकी माँ सच में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे भागा नहीं जा सकता। देखिए, ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए, लेकिन इस पल जो एहसास हो रहा है ना, वो बहुत गहरा है और बहुत दर्दनाक भी। अब इस तकलीफदेही ख्याल से, इस दर्द से अपना मन हटाने के लिए कवयित्री क्या करती हैं? वो फौरन खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। और बाहर जो दुनिया है वो कार के अंदर के माहौल से बिल्कुल ही अलग है। यहां पर कविता का जो मेन कॉन्ट्रास्ट है वो साफ दिखता है। एक तरफ है कार के अंदर का माहौल जहां माँ ऊँघ रही हैं, उनका चेहरा एक लाश की तरफ बेजान है, सब कुछ ठहरा हुआ सा है। और दूसरी तरफ है कार के बाहर की दुनिया, जहां जवान पेड़ तेजी से पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं और खुश बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के खेल रहे हैं। एक तरफ ठहराव और बुढ़ापा और दूसरी तरफ जिंदगी, एनर्जी और मूवमेंट। अच्छा, तो अब कहानी आगे बढ़ती है। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी चेक हो गया है और कवयित्री अब कुछ कदमों की दूरी से अपनी माँ को फिर से देखती हैं। और बस वो पुराना, वो जाना पहचाना सा दर्द फिर से लौट आता है। वो दोबारा अपनी माँ के चेहरे को देखती हैं और इस बार वो शब्द इस्तेमाल करती हैं, wan पेल, यानी कांतिहीन पीला। मतलब चेहरे पर कोई चमक नहीं, कोई रौनक नहीं। ये शब्द उनकी माँ की कमजोरी और बढ़ती उम्र पर और ज्यादा जोर देते हैं। और यहीं पर आती है इस कविता की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, दूसरी उपमा। वो कहती हैं कि उनकी माँ का चेहरा देर सर्दियों के चांद जैसा लग रहा है। ये जो तुलना है ना, ये उम्र और ढलती हुई जिंदगी के थीम को और भी गहरा बना देती है। तो देर सर्दियों के चांद का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई चांद नहीं है, ये एक सिंबल है डिके का, धुंधलेपन का। जैसे सर्दियों के आखिर में चांद में वो चमक, वो रौनक नहीं होती है ना, बिल्कुल वैसी ही कवयित्री को लगता है कि उनकी माँ की जिंदगी की चमक, उनकी एनर्जी भी अब कम हो रही है। और अपनी माँ को इस हालत में देखकर उनके अंदर का एक पुराना बहुत गहरा डर फिर से जाग जाता है। कौन सा डर? मेरे बचपन का डर। ये वही डर है जो शायद हर बच्चे के मन में होता है, अपने पेरेंट्स को खो देने का डर। ये एक ऐसा दर्द है जिसे वो पहले भी जानती थीं, लेकिन आज ये पूरी ताकत से वापस लौट आया है। अब हम कविता के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं, वो हिस्सा जहां कवयित्री जो कहती हैं और जो करती हैं वो असल में उनके अंदर चल रही भावनाओं के तूफान को छिपाने की एक कोशिश है। अब विदा लेने का समय है
और वो अपनी माँ से क्या कहती हैं? सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। इन शब्दों में कितनी उम्मीद है ना? लेकिन ये उम्मीद उनके मन के अंदर जो डर बैठा है उससे बिल्कुल उल्टी है। वो डर जो कह रहा है कि क्या पता ये मुलाकात आखिरी हो। और वो कहती तो हैं पर करती क्या है? ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहां पर ये जो स्माइल शब्द को बार बार दोहराया गया है, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि उनकी मुस्कान कोई नेचुरल रिएक्शन नहीं थी। नहीं, ये एक कोशिश थी, एक कॉन्शियस एफर्ट अपने दर्द को, अपने डर को छिपाने का और शायद अपनी मां को ये यकीन दिलाने का कि सब ठीक है। ये मुस्कान एक नकाब की तरह है। और आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर ध्यान देते हैं, इस कविता की बनावट, इसका स्ट्रक्चर। ये अपने आप में बहुत खास है और कविता के मतलब को और भी गहरा बना देता है। क्या कभी इस पर ध्यान गया है कि ये पूरी की पूरी कविता शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक सेंटेंस है? जी हां, एक सिंगल सेंटेंस। इसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, बस कॉमास हैं जो एक ख्याल को दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो सिंगल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, ये असल में एक ही सोच के धागे को दिखाता है। जैसे हमारे मन में कोई ख्याल बिना रुके बहता चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये एक ही सांस में कही गई बात जैसी है। एक ख्याल जो कार में शुरू हुआ था, वो एयरपोर्ट पर अलविदा कहने तक बिना टूटे लगातार चलता रहता है। ये इस कविता को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और इसी के साथ हम इस बातचीत को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं कि हमारे अलविदा का, हमारी मुस्कुराहटों का असली मतलब क्या होता है। ये कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे रिश्तों के बारे में और उन अनकही भावनाओं के बारे में जिन्हें हम अक्सर एक मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं।